1914 यूरोप की बड़ी ताकतें दो हरीफ इत्तेहादियों में बटी हुई हैं। द ट्रिपल ऑन्टेंट में शामिल हैं फ्रांस, बरतानिया और रूस। ये ममालिक इकट्ठे हो गए हैं जर्मनी के खौफ से कहीं ये हम पर हमला ना कर दे। जर्मनी यूरोप की नई सुपर पावर बनने वाली है। द ट्रिपल अलायंस, जर्मनी जिसको अपने हरीफों के घेरे में आने का डर है। ऑस्ट्रो हंगरी जो अपने कमज़ोर सल्तनत को मजबूती से थामे हुए है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग रहते हैं जिन पर हुकूमत करना मुश्किल होता जा रहा है। इटली फ्रांस के खर्चे पर माली मफाद हासिल कर रहा है। इटली ने ट्रिपल अलायंस से मुआहिदा किया हुआ है और ट्रिपल ऑन्टेंट से भी छुपकर मुआहिदा किया हुआ है। 28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगरी के शहर सेरियावो में इस तनाव की शिद्दत की चिंगारी भड़क उठी जब ऑस्ट्रो हंगरी के तख्त के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक 19 साला कौम परस्त नौजवान ने गोली मारकर कत्ल कर दिया जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप। ऑस्ट्रो हंगरी ने अपने बल्कान हरीफ सर्बिया पर कातिल की मदद का इल्ज़ाम लगाया। ऑस्ट्रो हंगरी के मुताबिक वो 19 साला नौजवान सर्बिया की मदद से कत्ल कर पाया। ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम भेजा। सर्बिया ने अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया और ऑस्ट्रो हंगरी ने जंग का ऐलान कर दिया और ऑस्ट्रो हंगरी की अफवाज ने सर्बिया के इलाके बेलग्रेड पर गोलाबारी शुरू कर दी। रूस के ज़ार निकोलस दोम ने सर्बिया के साथ मुआहिदा किया है कि अगर सर्बिया के साथ जंग होती है तो रूस उसकी मदद करेगा। निकोलस दोम ने अपनी फौज को मुतहरिक करने का हुक्म दिया है। जर्मन एम्परर विल्हेम II ने ऑस्ट्रो हंगरी के साथ मुआहिदा किया हुआ है, वो जंग में इसका साथ देगा। जर्मन एम्परर और इसके जर्नैल जानते हैं कि रूस के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। रूस के साथ जितनी जल्दी हो सके जंग करनी चाहिए क्योंकि रूस अपनी जंगी सलाहियत को मुसलसल बढ़ा रहा है। जर्मनी रूस की फौज के मुतहरिक होने को जवाज़ बनाकर अपनी फौज को मुतहरिक करने का हुक्म देता है और रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। जर्मनी जानता है कि रूस के खिलाफ जंग का मतलब रूस के इत्तेहादी फ्रांस से जंग है। इसने दो महाजों पर जंग के इस खतरे से निपटने के लिए श्लीफन प्लान तैयार किया हुआ है। रूस को फौज मुतहरिक करने में वक्त लगेगा, इसलिए सबसे पहले इसकी फौजें गैर जानिबदार बेल्जियम से होती हुई फ्रांस की फौज को पेरिस में घेरे में लेकर इनको तबाह कर देंगी। फिर जर्मन अफवाज मशरिक की तरफ बढ़ सकती है। रूस रकबे के हिसाब से काफ़ी बड़ा मुल्क है, लिहाजा इसको फौज इकट्ठी करने में वक्त लगेगा और इस तरह जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ताहम इटली गैर जानिबदार है क्योंकि ट्रिपल अलायंस की शराइत इसे जंग में शामिल होने का पाबंद नहीं करती हैं। अमेरिका भी अपनी गैर जानिबदारी का ऐलान कर देता है। सदर विल्सन और अमेरिकी अवाम यूरोप की जंग में उलझने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। बरतानिया फ्रांस का इत्तेहादी है लेकिन शुरू में ये वाजे नहीं है वो जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल होगा कि नहीं, लेकिन जर्मन अफवाज बेल्जियम पर हमला कर देती हैं जिसकी गैर जानिबदारी की बरतानिया ने जमानत दी है। एक अल्टीमेटम लंदन से बर्लिन भेजा गया जिसमें मुतालबा था जर्मनी अपनी फौज को बेल्जियम से बाहर निकाले, लेकिन जर्मनी ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और फिर बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बरतानिया अपनी फौज को फ्रांस रवाना कर देता है ताकि वो फ्रांस की मदद कर सके। बेल्जियम जर्मनी के खिलाफ मज़ाहमत शुरू कर देता है और जर्मन अफवाज को कई दिन तक लीच के गले में रोके रखता है। ये दिन जर्मन फौज के लिए बहुत अहम थे क्योंकि जर्मनी जितनी जल्दी हो सके पेरिस पर कब्जा करके फ्रांस को जंग से बाहर करना चाहता था ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके, जबकि फ्रांस जर्मन के ग्रेट इनसर्कलिंग अटैक से नावाकिफ होता है और प्लान 17 का आगाज कर देता है और जर्मनी के इलाके पर हमला कर देता है। लेकिन फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी और वो पीछे हटने लगा, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बरतानिया की फ़ौज ने मॉन्स के मकाम पर जर्मन अफवाज का मुकाबला किया, लेकिन बरतानिया को फ्रांस की तरह मुंह की खानी पड़ी, उनको भी पीछे हटना पड़ा। इत्तेहादी अफवाज पेरिस से 40 मील दूर दरियाए मार्न के मकाम पर जर्मनी की फ़ौज को रोकने का मंसूबा बनाती हैं ताकि वो पेरिस को बचा सके और इनका ये मायूस हमला पेरिस शहर को बचाने में कामयाब रहता है। जर्मनी को पीछे हटना पड़ता है, दोनों तरफ भारी नुकसान होता है, लगभग 250,000 दोनों तरफ जानी नुकसान होता है। द रेस टू सी शुरू होती है क्योंकि दोनों फरीकैन एक दूसरे को घेरे में लेने की कोशिश में समंदर के शुमाल तक पहुंच जाते हैं।
जर्मनी और इत्तेहादियों के दरमियान ईप्रा के मकाम पर जंग शुरू होती है, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ ईप्रा कहा जाता है, जहां इत्तेहादी मजबूती से डटे रहते हैं और जर्मन पेशरफ्त को रोके रहते हैं। दोनों तरफ भारी नुकसान होता है। दोनों अफवाज 350 मील लंबी खंदक खुदाई करते हैं ताकि मुहलिक मशीन गन हमलों से और बमबारी से बचा जा सके। खंदक की जंग शुरू हो चुकी है। जर्मनी का पेरिस पर जल्द अज जल्द कब्जा करने का मंसूबा नाकाम हो चुका है। बरतानवी जंगी जहाज़ों ने हेलिगोलैंड बाइट में जंग की पहली बहरी जंग जीत ली और जर्मनी के 3 क्रूजर जहाज डूब गए। बरतानिया के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। जर्मनी के 19 जहाज़ों के जवाब में बरतानिया के पास 29 जदीद जंगी जहाज तैयार हैं। बरतानिया जर्मनी पर बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करता है, जिसमें खाने पीने समेत दूसरे साजो सामान को जर्मनी में आने जाने से रोकता है। मकसद जर्मनी की मईशत को घुटनों पर लाना है और इसे हथियार डालने पर मजबूर करना है। लेकिन एक हफ्ते बाद बरतानवी क्रूजर जहाज HMS पाथफाइंडर तारीख में पहला जंगी बहरी जहाज होता है जो एक मोहलिक हथियार सबमरीन का लॉन्च करदा टॉर्पीडो उसका पहला शिकार बन जाता है। जर्मन सबमरीन्स या यू बोट जिसकी सरफेस रेंज 9000 मील है और समंदर में इस सबमरीन को डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता, इसलिए सबमरीन आसानी से हमला कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा मोहलिक चैलेंज बरतानिया के सामने आ गया। अगरचे मशरिकी महाज पर चीजें जर्मनी के खिलाफ जा रही हैं, जर्मनी ने अपनी थोड़ी सी फौज को मशरिकी महाज पर रखा और सारी फौज मगरिबी महाज पर भेज दी थी। जर्मनी को मशरिकी महाज पर गैम्बिनन के मकाम पर शिकस्त होती है और इनको पीछे हटना पड़ता है। इस शिकस्त के बाद जर्मन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वॉन मोल्के अपने पागल जनरल वॉन प्रित्विस को बरतरफ कर देता है और जनरल वॉन हिंडनबर्ग की रिटायरमेंट खत्म करके इसको दोबारा फौज में शामिल कर लेता है। जनरल वॉन हिंडनबर्ग 1911 में रिटायर हो जाता है। इस जंग के अब तक के कई यूरोपीय जनरलों के बरअक्स हिंडनबर्ग 2 जंगें लड़ चुका है और इस तरह के एक्शन से खूब वाकिफ है। अब तक रूस को सब चीजें ठीक लग रही हैं, लेकिन रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। रूस की फौज डिकोड किए बगैर पैगामात को टेलीग्राम के जरिए भेज रही थी। कोई भी इनके पैगामात को सुन सकता था। इस छोटी सी गलती ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। गैम्बिनन की लड़ाई के बाद रूस के एक मुर्दा सिपाही से एक नोट मिला जिसमें रूस की फौज के हमले के मंसूबे थे। हिंडनबर्ग और इसके सेकंड इन कमांड लुडेनडॉर्फ ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया और बैटल ऑफ टेननबर्ग में रूस की फौज पर हमला करने का फैसला किया। रूस की फौज ने फिर जर्मनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये एक चाल थी जिसमें रूसी सिपाही फंस गए थे। जर्मनी की फौज ने रूस की फौज को घेरे में ले लिया। 28 अगस्त को रूसी फौज ने हथियार डाल दिए और तकरीबन 1 लाख फौजी कैदी बना लिए गए और 50,000 जख्मी हुए या मार दिए गए। हिंडनबर्ग जर्मनी का एक कौमी हीरो बन गया। 7 सितंबर को मसूरियन लेक के मकाम पर रूसी फौज को पीछे हटना पड़ जाता है। पहले 6 हफ्तों में रूस को तकरीबन 2 से 3 लाख फौजियों की हलाकत का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी असना में ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया पर हमला करता है। सार की जंग में ऑस्ट्रो हंगरी को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रो हंगरी रूस पर हमला करता है, नतीजतन ऑस्ट्रो हंगरी को शिकस्त होती है और पीछे हटना पड़ता है। ऑस्ट्रो हंगरी को तकरीबन 3 लाख फौजी हलाकत का नुकसान उठाना पड़ता है। शेमिशल किला भी रूस के कब्जे में चला जाता है। जर्मनी की फौज को मजबूरन ऑस्ट्रो हंगरी की फौज की मदद के लिए आना पड़ता है। पोलैंड के शहर वॉर्सो पर जर्मनी की फौज हमला कर देती है। पोलैंड के शहर लुट्स में कई हफ्तों तक जंग होती रहती है, लेकिन किसी को भी फतह नसीब नहीं होती। इसी असना में सल्तनत उस्मानिया अपने पुराने दुश्मन रूस पर हमला कर देती है और सेंट्रल अलायंस में शामिल हो जाती है। अनवर पाशा ने उस्मानी हुकूमत से मशवरा किए बगैर जर्मनी से हाथ मिला लिया और तुर्की के जहाज़ों ने रूस की बंदरगाह ओडेसा और सेविस्टोपो में बमबारी शुरू कर दी। रूस ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और रूसी फौज कोकोकस पर हमला कर देती है। ऑटोमन एम्पायर की फौज को पीछे हटना पड़ता है और रूस ऑटोमन एम्पायर की सरहद के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जंग यूरोप से निकलकर दुनिया के समंदरों और दूर दराज यूरोपीय कॉलोनियों में फैल रही है। जर्मन फौजें ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, जो आज का कीनिया है, में दाखिल हुई और टेवेटा पर कब्जा कर लिया, जबकि इत्तेहादी फौजियों ने जर्मन कॉलोनी टोगोलैंड, जो कि आज का टोगो है, इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब बरतानवी फौज ने जर्मनी के इलाके कैमरून पर हमला किया तो बरतानवी फौज को गेरुआ और नसंगाकोंग के मकाम पर शिकस्त हुई।
3000 فوجیوں نے جرمن جنوبی افریقہ جو آج کا نامیبیا کہلاتا ہے اس پر حملہ کیا اور وہاں سے شکست کا سامنا کیا۔ ایک ماہ بعد برطانوی فوج ٹینگا کے مقام پر اتری اور جرمن کی تھوڑی سی فوج سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جرمن فوج کی قیادت کرنل وان لیٹو وربیک کر رہے تھے۔ وان لیٹو کا جرمنی سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن وان لیٹو نے گوریلا وارفیئر کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ ایشیا میں جاپان نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اور اس کے معاہدے کو پورا کرتے ہوئے جاپان نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جاپانی فوج نے سنگٹاؤ میں جرمنی کے بحری اڈے پر قبضہ کر لیا۔ جرمنی کی کالونی سموا اور نیو گینی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے، لیکن پیسیفک کوسٹ چلی کے ساحل سے دور جرمن ایڈمرل وان شپے بیٹل آف کورنل میں برطانیہ کے 2 کروز بحری جہاز تباہ کر دیتا ہے۔ 5 ہفتوں بعد جب فالکلینڈ کے مقام پر لڑائی ہوتی ہے، جرمنی کے 5 میں سے 4 کروزر جہاز ڈوب جاتے ہیں اور وان شپے بھی ان کے ساتھ سمندر میں دفن ہو جاتا ہے۔ مشرق وسطی میں برطانیہ کی فوج نے بصرہ سے عثمانی حکومت کو ختم کر کے اپنے قبضے میں لے لیا، پرشین آئل کے راستے کو محفوظ بنایا جو برطانیہ کے جہازوں کو تیل مہیا کرتا ہے۔ موسم سرما کی شدید سردی میں آسٹریا کی فوج نے بالآخر بیلگریڈ پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر سربیا کی فوج نے دوبارہ جوابی حملہ کیا اور انہیں ایک بار پھر واپس دھکیل دیا۔ اس لڑائی میں دونوں ممالک نے تقریباً 2 لاکھ جانوں کا نقصان اٹھایا۔ نارتھ سی میں جرمن جنگی جہازوں نے برطانیہ کے ساحلی قصبوں کے خلاف ہٹ اینڈ رن کے حملے کیے۔ برطانیہ کو 100 سے زائد جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ مغربی محاذ پر فرانس نے جرمنی کے خلاف پہلا بڑا حملہ کیا، لیکن اس کا فائدہ ان کو بہت کم ہوا اور 90,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ عثمانی ترک کوکوکش دوبارہ حاصل کرنے کے لیے روس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن سیریکمش کے مقام پر ان کو بہت بری شکست ہوتی ہے۔ ترک ہلاکتوں کی تعداد 60,000 ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ سخت سردی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مغربی محاذ پر پہلا کرسمس کچھ مختصر جنگ بندی کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ جو سپاہی یہ سوچ کر جنگ میں آئے تھے کہ یہ جنگ کرسمس سے پہلے ختم ہو جائے گی، ان کو یہ جنگ ایک بھیانک خواب لگنا شروع ہو گئی تھی۔